जय हिंद। कंपटीशन के तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो कितने एग्ज़ाम्स हैं। तो बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स का, मगर उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि कौन एग्ज़ाम्स कब होते हैं, किस डिपार्टमेंट में आते हैं। तो उसी सब जानकारी के लिए मैंने एक आपके लिए खास वीडियो बनाया है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इंडिया, कि भारत में जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं वो आपके सामने मैंने रखा है, ताकि आप इसके बारे में अधिक जानकारी लें, उसके बाद ही अपनी संपूर्ण तैयारी बेहतरीन ढंग से करें। तो आइए मैं आपको बता दूं कि 10th प्लस 12 यानी 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन में आपका BA, BSc या BCom करने के बाद आप सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तब आपको कंपटीशन लाइन में आना होता है। आपकी एक प्रतियोगिता होती है, आपका कट ऑफ बनता है, उसके बाद आपको एक अच्छी एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हैं, फेस करते हैं, तो आप उसमें सिलेक्शन पाते हैं। तो भारत में सर्वश्रेष्ठ जो एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन लाइन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो ये अभी मैंने 10 लिस्ट बना कर रखा है कि अभी भारत में ये बहुत चर्चा में भी रहता है हर एग्ज़ाम्स, और टॉप लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला एग्ज़ाम है आपका UPSC एंड सिविल सर्विसेज यानी यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके 3 पार्टी जैसे IAS, IPS और IFS। ये ग्रेजुएशन लेवल का है। ग्रेजुएट अगर आप हो जाते हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप अच्छे से अपना तैयारी करने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें 3 पोस्टें हैं, IAS है, IPS है, IFS है। टॉप लेवल के ये आपका पोस्ट होता है। अब आते हैं, दूसरा है आपका डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्सेस। फर्स्ट एग्जाम आपका अगर UPSC क्लियर होता है तो बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। दूसरा में आते हैं डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्सेस एग्जाम्स या एग्जामिनेशंस। इसमें आपका आता है NDA एंड NA आता है जो UPSC के लेवल होता है। दूसरा आपका CDS होता है। तीसरा आपका FCAT होता है जो एयर फोर्स के लिए होता है। ये आपका जो एग्जाम जो NDA एंड NA होता है, CDS होता है, FCAT होता है, ये सारी चीजें ये आपके डिफेंस में आते हैं। किस में आते हैं? डिफेंस में आते हैं। थर्ड है तीसरा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। अगर जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, 12th के बाद BTech करना चाहते हैं, या कोई भी एग्जाम जैसे आपका BTech हो गया, BE हो गया, गेट हो गया, या JEE मेंस एडवांस हो गया, अगर ये करना चाहते हैं तो ये आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम पास आउट करना होगा। उसके बाद ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अपना BTech कर सकते हैं, या गेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, या BE कर लेते हैं। ये आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हुआ। चौथा है आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, यानी आप जो बच्चे अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपने समाज कल्याण की सेवा करना चाहते हैं, तो वो अपना मेडिकल लाइन में, या जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपना मेडिकल लाइन में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में आपका कौन सा होता है? नीट होता है, UG के जो UG4 होता है ये, और UG अंडर ग्रेजुएट में होता है नीट। उसके बाद आपका आएगा 4 ये MBBS होता है। उसके बाद BDS होता है, आयुष है, AIM है एंड अदर नर्सिंग मेडिकल एंट्रेंस है। अदर नर्सिंग अगर देखा जाए तो आपका ANM हो गया, GNM हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, और इसी में पोस्ट GNM वाले बच्चे क्या करते हैं? पोस्ट नर्सिंग कर लेते हैं, पोस्ट BSc कर लेते हैं। अगर जिनका पाइप्स नहीं है, अगर जो मैथ से है ये भी कर सकते हैं GNM। अगर जो BSc किए हुए हैं तो उनको नहीं करने की जरूरत है। अपना BSc करने के बाद अपना अलग अपना आगे भी कर सकते हैं। ये है आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। अब आते हैं पांचवा है लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स,
यानी जो वकालत करना चाहते हैं, जो वकील बनना चाहते हैं, जो अपना बोलने की शैली है उनको या उनको कानून का जानकार बनना चाहते हैं, तो वो लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसमें आपका आता है कैलेट होता है जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम ये होता है, उसके बाद आईलेट होता है जो एलयू जो दिल्ली में है, एंड अदर लाइक स्लेट होता है, एलसेट होता है, इन इंडिया में एग्जाम्स होते हैं। अगर इसको आप क्वालिफाई करते हैं तो आप लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें आपकी आगे भविष्य हो सकता है। अब आते हैं छठवां नंबर पे, ये होता है एसएससी एग्जाम्स। एसएससी एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये होता है, ये एग्जाम जो होता है ये भी बहुत छठे लेवल में आ जाता है। इस एग्जाम में आपको एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी सीएचएसएल होता है, एसएससी एमटीएस होता है, जीडी कांस्टेबल होता है, जेई स्टेनोग्राफर होता है, एटीसी, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। यानी टॉप ग्रेड में एसएससी एग्जाम में आपका एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी सीएचएसएल होता है, एसएससी एमटीएस होता है, जीडी कांस्टेबल के एग्जाम्स होते हैं, जेई स्टेनोग्राफर का एग्जाम्स होते हैं। आप एसएससी में भी अपना अच्छे पोस्ट हैं, आप इसमें भी अपना भविष्य बना सकते हैं। सातवां एग्जाम आपका 7वें नंबर पर मैंने रखा है बैंकिंग एग्जाम्स, यानी बैंक से रिलेटेड जितने भी अभी आप देख रहे होंगे सरकारी बैंक हैं या प्राइवेट बैंक हैं, इसमें एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, केनरा बैंक हो गया, और कमर्शियल बैंक में आपका एचडीएफसी हो जाएगा, फिर कोटक महिंद्रा हो जाएगा, लेना बैंक, देना बैंक, बंधन बैंक, ये सारी जो बैंक हैं आपके इसी सेक्टर में आते हैं। यानी बैंकिंग एग्जाम अगर पास करते हैं आप तो आईबीपी एसपीओ बन सकते हैं, आईबीपीएस पीओ या क्लर्क बन सकते हैं, एसबीआई का पीओ बन सकते हैं या क्लर्क बन सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी का भी एग्जाम इसी में शो होता है, यानी बैंकिंग में ही शो होता है, आपका आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम इसी में शो होता है। अब आते हैं 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे है आपका रेलवे एग्जाम। जो बच्चे रेलवे में, इसको रेलवे बोर्ड आरआरबी बोर्ड होता है, अगर आप इसमें एग्जाम देना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो इसमें और भी आगे है जो लोको पायलट पे डीआरएम भी है, सारी चीजें हैं। तो आप रेलवे एग्जाम्स अगर पास आउट करना चाहते हैं तो आपको एग्जाम्स देना होगा। आरआरबी एनटीपीसी होता है, इसमें ग्रुप डी होता है, जेई होता है, एएलपी होता है, जेई यानी जूनियर इंजीनियर, इसमें टेक्नीशियन भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में आ जाएगा। तो रेलवे एग्जाम्स आप, मैंने इसको 8वें नंबर पर रखा। ये टॉप एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो इंडिया में भी चर्चा में है, जो अभी चल रहे हैं। 9th नंबर पर मैंने जो रखा है ये है स्टेट लेवल पीसीएस एग्जाम। जो स्टेट लेवल जैसे पीसीएस एग्जाम होते हैं, जैसे में बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, केपीपीएससी हो गया, जेपीपीएससी हो गया, यानी बहुत सारे एग्जाम्स हो गए ईटीसी। तो ये इसको मैंने 9th नंबर पर रखा है कि आप स्टेट लेवल पे अपना काम कर सकते हैं। अगर आपसे में भी यूपीएससी नहीं निकल रहा है, आप सेंट्रल लेवल की एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, तो आप इसमें अपना ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपका जो स्टेट लेवल से जो एग्जाम्स होते हैं ये आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बीपीएससी है, यूपीपीएससी है, बीपीएससी है, केपीपीएससी है, जेपीपीएससी, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, सारे स्टेट लेवल में एग्जाम्स हैं। और 10वें नंबर पर मैंने जो रखा है वो है टीचिंग एंड एकेडमिक एग्जाम्स, यानी जो बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं, जो बच्चे अपने शिक्षा में योगदान देना चाहते हैं, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, टीचिंग कराना चाहते हैं, वो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, जिसमें यूजीसी नीट आता है, सीटेट आता है, स्टेट होता है। स्टेट आपका स्टेट लेवल का टेस्ट है, ये सीटेट आपका सेंट्रल लेवल का टेस्ट है, और यूजीसी नेट भी ये भी है। तो आपको टीचिंग लेवल में ये सारी चीजें आ जाते हैं। यानी भारत में अभी टॉप 10, कितना टॉप 10 एग्जाम यही हो रहे हैं, और सारे सेक्टर से एग्जाम्स हैं। ये आपका सिविल एग्जाम्स हो गया, सॉरी, ये आपका सिविल एग्जाम हो गया, ये आपका डिफेंस एग्जामिनेशंस हो गए, ये आपके इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, लॉ हो गया, एसएससी एग्जाम्स हो गए, बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, रेलवे हो गया, स्टेट लेवल का पीसीएस एग्जाम्स हो गए, और ये आपका टीचिंग हो गया। तो भारत में ये अभी टॉप 10 एग्जामिनेशन है जो कॉम्पिटेटिव या ये
जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। और हाँ, जो बच्चे 10th पास आउट हो जाते हैं, 12th पास आउट हो जाते हैं, 12th के बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स जैसे एसएससी अभी देती है कि 12th के बाद भी आप एग्जाम दे सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स जो है आपके ग्रेजुएशन है। तो भारत में ग्रेजुएशन लेवल के बाद ही बहुत सारे आपके कंपटीशन लाइन में या आगे बढ़ने में खुलते हैं। तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप ये सारे एग्जाम्स दे सकते हैं। तो मेरा मकसद आज यही था कि जो बच्चे नहीं जानते हैं कि कौन एग्जाम किस सेक्टर में आता है, कब आता है, यही सारी चीज़ों को लेकर मैंने एक आज वीडियो बनाया है। आप इसे पढ़िए, समझिए, देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।